अब देखो आगे जो टॉपिक है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगातार कुछ क्वेश्चन आते हैं। इसमें से लिखो पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड। हाँ बेटा, पिरामिड शब्द को सुन के आपके दिमाग में क्या आ रहा है? पिरामिड होते हैं नहीं होते? कहाँ बने हुए हैं? मिस्र में बने हुए हैं। मिस्र के पिरामिड बहुत फेमस है। तो जो पिरामिड हैं, पिरामिड, उनकी संरचना देखिए आपने कैसी है? ऐसे होती है, इस तरीके से बनी हुई है उसमें संरचना। अगर मैंने क्वेश्चन में कैलोरी पूछा है तो कैलोरी है, और अगर क्वेश्चन में किलो कैलोरी दिया है तो किलो कैलोरी है। अब देख लो क्वेश्चन में क्या दिया है, कैलोरी दिया है तो कैलोरी आएगा। हाँ जी, पिरामिड इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पारिस्थितिकी शब्द को आप जानते हैं। पिरामिड जो है एक क्या होता है, एक संरचना होती है। तो पारिस्थितिकी से संबंधित हम पिरामिड जैसी कोई ना कोई संरचना यहाँ पर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? संरचनाएं बनाएंगे। आप कहोगे कि साहब इसकी क्या आवश्यकता है, पिरामिड क्यों बना रहे हैं? एक्चुअल में आपने छोटी क्लासेज में ग्राफ पढ़े थे, 10वीं तक आपने ग्राफ बहुत सारे पढ़े होंगे। ग्राफ बनवाए जाते थे और उसमें माना जाता, जैसे उसमें कहा जाता था, माना एक खाना बराबर 1 सेंटीमीटर मान लेते थे, और एक खाने को 1 सेंटीमीटर एज्यूम कर लेते थे, फिर ग्राफ बनाते थे। तो उससे क्या होता था, जैसे मान लो आपको बहुत सारा डेटा दिया हुआ है और फिर उसका कोई आपने ग्राफ बना दिया। इस ग्राफ को देखते ही आपको समझ में आ गया कि ये जो वस्तु है, ये वस्तु जो है ये टेंजेंट के रूप में एक क्या बोलते हैं उसको, स्पर्श रेखा के रूप में क्या हो रही है, गति कर रही है, समय के हिसाब से स्मूथ तरीके से चल रही है। तो ग्राफ को देख के चीजें समझ में आ जाती है, ग्राफ को देख के चीजें समझ में आ जाती है। तो ऐसे ही एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था चार्ल्स एल्टन। क्या नाम था? चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ने यह कहा कि किसी भी पारिस्थितिकी का जो पारितंत्र है, इकोसिस्टम है, उसका हम क्या बना सकते हैं, एक चित्र बना सकते हैं। कोई भी पारिस्थितिकी है उसका एक चित्र बनाएं, उसका चित्रात्मक निरूपण करें, चित्रों के रूप में उसको दर्शाएं, और उस चित्र को देख के ये समझ में आ जाए कि इस पारिस्थितिकी की कहानी क्या है, इस पारिस्थितिकी में क्या क्या चीजें हैं। तो उसे क्या कहा जाएगा? पारिस्थितिकी का पिरामिड कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं, और सुनो ध्यान से, समझो। जैसे मान लो ये भूमध्य रेखा वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? भूमध्य रेखा वाला। भूमध्य रेखा वाला पार्ट है इक्वेटर। इक्वेटर पर आपको अच्छी तरह पता है कि यहाँ प्रजातियों की संख्या, पादप प्रजातियों की संख्या बहुत ज्यादा है। घने जंगल पाए जाते हैं, घने जंगल पाए जाते हैं, और यहाँ जो पेड़ हैं, वृक्ष जो है वो बहुत ज्यादा बड़े आकार के होते हैं, लंबे आकार के होते हैं। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश से आप 10 डिग्री ऊपर जाओगे, 10 डिग्री नीचे आओगे, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, तो आपको घने जंगल मिलेंगे। ये सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है दुनिया का, सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, या फिर इसको भूमध्य रेखीय क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है, औसत तापमान,
लगभग 25 से 30 डिग्री पूरे साल बना रहता है, पूरे साल। यहाँ पर वर्षा का जो औसत है वो लगभग 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रहता है हमेशा ही। 200 सेंटीमीटर से हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और सूर्य का जो प्रकाश है वो हमेशा बना रहता है, प्रकाश की सीधी किरणें यहाँ पर पड़ती है, ठीक है। तो पादपों को चाहिए क्या, वायुमंडल से तो क्या मिल रही है, CO2, प्रकाश यहाँ मिल ही रहा है, जल मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है, तो फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं होगा, अच्छे से प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होगा, पादप प्रजातियां ग्रोथ करेंगी। और जब पादप प्रजातियां ग्रोथ करेंगी तो यहाँ पर जो दूसरे जीव है उनका भी विकास होगा, क्योंकि वो किस पे डिपेंड है, पादपों पे डिपेंड है। समझे बात। तो सबसे ज्यादा जीवों की प्रजातियां, सर्वाधिक जैव विविधता में बोलता हूं, इसका मतलब क्या है, जीवों की प्रजातियां, सबसे ज्यादा जीवों की प्रजातियां वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि इसको एक चित्र के रूप में दर्शा दो, चित्र के रूप में पता लग जाए, तो आप क्या कहोगे कि साहब एक काम करते हैं, ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ऐसे ग्राफ बनाते हैं और इसको डिवाइड कर लेते हैं ऐसे। तो इनमें सबसे बड़ा आकार किसका है, ये आधार वाला जो पार्ट है निचला, तो ये किसका होना चाहिए, उत्पादक का, प्राथमिक उपभोक्ता का, द्वितीयक उपभोक्ता का या तृतीयक उपभोक्ता का, उत्पादक का, क्योंकि सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में क्या है, पादप है। समझिए बात। और प्रकृति में ये नियम है कि हर जीव भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है, तो जो जीव निर्भर है उसकी संख्या कम होगी या जिस पर निर्भर है उसकी संख्या कम होगी, जो जीव निर्भर है उसकी संख्या कम होगी, नहीं तो वो उसका पालन पोषण ही नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो एक प्लांट है पादप, अब इस पादप पर बहुत सारे जीव, जैसे कि मान लो चिड़िया है, पक्षी वगैरह वो रहते हैं, चींटियां रहती हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, लेकिन इसके पास जो ऊर्जा का लेवल है पादप के पास, इन सब से मिलाकर पादप का ऊर्जा लेवल ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि पादप का अगर ऊर्जा लेवल कम हुआ तो इनका पालन पोषण ही नहीं कर पाएगा पादप। ये एनर्जी सब कहां से ले रहे हैं, पादप से ले रहे हैं, तो इसकी पोषण क्षमता इनसे सबसे ज्यादा होगी, है कि नहीं, तभी इस पर ये क्या होंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, और नहीं तो ये पादप ही मर जाएगा, पादप ही मर जाएगा। तो उत्पादक यहाँ पर सबसे ज्यादा है, प्राथमिक उपभोक्ता उससे कम होंगे, द्वितीयक उपभोक्ता उससे भी कम होंगे, तृतीयक उपभोक्ता उससे भी कम होंगे। समझिए बात। तो यही इसका क्या बन गया, पिरामिड बन गया। और ये पिरामिड कैसा है, सीधा, कैसा है, सीधा। अगर मान लो जैसे ध्रुवों की बात करें, ध्रुवों पे आ जाओ, ध्रुवों पे यहां पर हम बात करें तो यहां पर पादप प्रजातियां ज्यादा है या कम है, यहां पर बहुत कम है, ठीक है। या फिर मान लो पेड़ की बात करें, पेड़ की, अब पेड़ में संख्यात्मक रूप से देखो आप, संख्यात्मक रूप से जीव ज्यादा है या पेड़ ज्यादा है, जीव ज्यादा है, क्योंकि पेड़ तो एक ही है ना, पेड़ एक है, उस पर कीड़े मकोड़े ज्यादा है, उन कीड़े मकोड़ों को खाने वाले और भी ज्यादा जीव खुले आसमान में से कितने भी आ सकते हैं। तो इसका अगर पिरामिड बनाओगे तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, उत्पादक तो एक ही है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता बढ़ रहे हैं, द्वितीय उपभोक्ता बढ़ रहे हैं, फिर तृतीय उपभोक्ता बढ़ रहे हैं। समझिए बात, इस तरीके से। तो इनको कहते हैं पिरामिड। पिरामिड कैसे हो सकते हैं, सीधे भी बन सकते हैं और उल्टे भी बन सकते हैं, सिंपल बात है। बस आपसे पूछेगा यही चीज, क्या कोई भी एक मेंशन कर देगा, कोई जगह बता देगा, कोई बॉडी बता देगा, निकाय, और कहेगा इसका पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। समझिए बात। तो चार्ल्स एल्टन ने कहा कि हम पिरामिड के द्वारा, पिरामिडों के द्वारा किसी भी पारिस्थितिकी का या किसी पारितंत्र का चित्रात्मक निरूपण कर सकते हैं, और उस पारितंत्र के बारे में उस चित्र से, उस संरचना से सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये पारितंत्र को पढ़ने का आसान तरीका है, पारितंत्र का अध्ययन करने का क्या है, आसान तरीका है, चित्रों के माध्यम से इसको समझा जाता है। और इसके कुछ नियम हैं, उन नियमों के अनुसार आपको क्या बनाना है, पिरामिड बनाना है। तो पहले हम वो नियम समझेंगे और फिर हम पिरामिड बनाएंगे। और पिरामिड बताए गए 3 प्रकार के, पिरामिड कितने प्रकार के बताए गए हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से,
पिरामिड एक तो होते हैं संख्या पिरामिड। कौन से होते हैं? संख्या पिरामिड। नाम से ही पता चल रहा है ये जीवों की संख्या के आधार पर बनेंगे। किसके आधार पर? संख्या के आधार पर। दूसरे होते हैं जैव भार पिरामिड। क्या होते हैं? जैव भार पिरामिड। जैव भार पिरामिड यानी बायोमास पिरामिड। और जैव भार का मतलब है जीवों का जो भार है उसके आधार पर बनेंगे। ठीक है। और तीसरे होते हैं ऊर्जा पिरामिड। तीसरे कौन से होते हैं? ऊर्जा पिरामिड। तो ऊर्जा पिरामिड ऊर्जा के वितरण के आधार पर बनेंगे। तीन है, तीन प्रकार के हैं। तो एक एक करके इनको पढ़ते चलिए। पहले परिभाषा लिखो पिरामिड की, पारिस्थितिकी पिरामिड की परिभाषा। लिखिए, यह अवधारणा चार्ल्स एल्टन के द्वारा दी गई थी। यह अवधारणा चार्ल्स एल्टन के द्वारा दी गई थी। चार्ल्स एल्टन के द्वारा दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, यदि किसी पारिस्थितिकी या पारितंत्र का अध्ययन चित्रात्मक निरूपण ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चित्रात्मक निरूपण का मतलब क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का अध्ययन चित्रात्मक निरूपण के द्वारा किया जाए तो बनने वाली संरचना पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाती है। तो बनने वाली संरचना पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाती है। कुछ बात समझ में आई? चित्रों के द्वारा इसका क्या कर रहे हैं? हम निरूपण कर रहे हैं। और चित्रों के द्वारा जो निरूपण करने से जो संरचना बनेगी वो क्या कहलाएगी? पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाएगी। ठीक है। नीचे लिखो, ये पारिस्थितिकी पिरामिड विशेष नियमों के तहत तीन प्रकार से बनाए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। तो देखिए, नियम हम साथ के साथ लिखते चलेंगे और एग्जाम्पल समझते चलेंगे। ठीक है। तो तीन प्रकार में जो नेक्स्ट है आपका, पहला लिख दो संख्या पिरामिड, नंबर पिरामिड। पहला लिखना है, बाकी दो छोड़ देना। लिखिए नंबर पिरामिड। संख्या पिरामिड। हाँ बेटा, देखो परिभाषा क्या होगी? यदि किसी पारिस्थितिकी का पिरामिड पारिस्थितिकी में उपस्थित जीवों की संख्या के आधार पर बनाया जाए तो वो क्या कहलाएगा? संख्या पिरामिड कहलाएगा। परिभाषा लिख दो, यदि किसी पारिस्थितिकी का पिरामिड
पारिस्थितिकी में उपस्थित जीवों की संख्या, यदि किसी पारिस्थितिकी का पिरामिड पारिस्थितिकी में उपस्थित जीवों की संख्या के आधार पर बनाया जाए तो इसे संख्या पिरामिड कहते हैं। अब संख्या पिरामिड के जो नियम हैं वो क्या है? पहला नियम यही है, हमने पढ़ लिया। किसके आधार पर बनेंगे? संख्या के आधार पर। लिखते जाना नियम, ठीक है। संख्या के आधार पर विकसित किया जाएगा। दूसरा नियम यह है कि हमेशा ही आपको क्या करना है? उत्पादक हमेशा आधार में रखे जाते हैं। उत्पादक हमेशा ही किस में रखे जाएंगे? आधार में। समझिए, यानी शुरुआत जो है, चाहे उल्टा बने चाहे सीधा बने, शुरुआत आपको कहां से करनी है? प्रोड्यूसर से, उत्पादक से। समझिए बात। कभी भी अगर आपने अपघटक, कंज्यूमर कोई भी ले लिया तो फिर पिरामिड क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमेशा उत्पादक से शुरुआत करनी है। तीसरा, ये आपको ध्यान रखना है कि ये पिरामिड सीधे व उल्टे दोनों हो सकते हैं। सीधे व उल्टे दोनों हो सकते हैं। सीधे व उल्टे दोनों हो सकते हैं। ये 3 नियम है जो किताबों में लिखे रहते हैं। चौथा नियम मेरा खुद का है। चौथा नियम क्या है? कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सीधे सीधे पिरामिड बनाने के लिए सीधे सीधे सोचना है। जो ज्यादा दिमाग लगाएगा, जैसे मैं कहूँ घास का मैदान है, अब घास के मैदान में साहब आपको नहीं हो सकता है, साहब घास के मैदान में ऊंट ही ऊंट घूम रहे हो, हाथी हाथी घूम रहे हो। कंडीशनल नहीं बनना है, शर्त नहीं लगानी है। जो वास्तव में होता है, एक सामान्य सोच जो रखनी है, उसके आधार पर काम करना है। समझिए बात। तो चौथा नियम लिखना नहीं है, दिमाग में रखना है। क्या रखना है? कि वो क्या बोलते हैं उसको, 1.5 सियाना नहीं बनना है, ज्यादा सियाना नहीं बनना है, सीधे सीधे सोचना है। ठीक है, ये है। अब बनाओ आप एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल, उदाहरण देखिए, उदाहरण देखो। सबसे पहला उदाहरण ले लेते हैं हम, किसका? घास के मैदान। घास के मैदान का संख्या पिरामिड। ठीक है। फिर दूसरा लेंगे हम वन क्षेत्र। उदाहरण बता दूंगा मैं, सारे जितने भी हैं, वन क्षेत्र या घने जंगल। ठीक है। तीसरा हम ले सकते हैं तालाब। ना ना ना, कुछ मत आगे बनाएंगे, सीधा उल्टा लिखना है बस। सीधा उल्टा बताते चलूंगा, मैं बता दूंगा, समझा दूंगा। स्पेस आपकी मर्जी है। रुक तो लो, पहले लिखो ही मत, तुम रुक जाओ। अब क्या ही बताऊं। हाँ, तालाब या समुद्र, ठीक है, का संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड। और चौथा एक ले सकते हैं हम, एक पेड़ का
संख्या पिरामिड। सोचो, घास के मैदान पे आ जाओ, घास का मैदान है, घास के मैदान में आप सोचिए किसकी संख्या ज्यादा होगी? घास की संख्या ज्यादा होगी कि नहीं होगी? घास होगी हर जगह पर, घास 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 घास। ठीक है, घास को खाने वाले, घास को खाने वाले कीड़े मकोड़े, बैल बकरी गाय भैंस घास से कम होंगे, ये पक्की बात है। संख्या में घास से क्या होंगे? कम होंगे। शाकाहारियों को खाने वाले मांसाहारी इनसे भी कम होंगे, और मांसाहारियों को खाने वाले उच्च मांसाहारी इनसे भी कम होंगे। ये प्रकृति का नियम है। अगर आपने उच्च मांसाहारियों की संख्या ज्यादा कर दी तो ये कुछ बचेगा नहीं, पारिस्थितिकी वैसे ही नष्ट हो जाएगी। अगर आपने घास की संख्या कम कर दी, घास कम हो गया, तो भी ये पारिस्थितिकी क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। इसलिए तो कहते हैं जंगलों को मत काटो, पेड़ों को मत काटो, जिन पर तुम डिपेंड हो उन्हीं को काट रहे हो। इसका मतलब पेड़ों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, है कि नहीं है? पेड़ों के बिना मतलब क्या अधूरा है, इसका अनुमान ये लगा सकते हो, जब गाड़ी की सीट गर्म होती है ना तो पेड़ों की बहुत याद आती है कि यार गाड़ी की सीट इतनी गर्म हो जाती है कि यार पेड़ होते तो मजा आ जाता, है कि नहीं? तो पेड़ों के बिना कुछ भी नहीं है। तो घास के मैदान का संख्या पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा। बस आपसे यही पूछेगा, सीधा कि उल्टा। लेकिन बनाने के लिए दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या चीजें। ठीक है, वन क्षेत्र घने जंगल, इनमें आ जाओ, बताओ घने जंगल में पेड़ ज्यादा होंगे या जीव ज्यादा होंगे? पेड़ ज्यादा होंगे। तो कंडीशन एज टी सेम टू सेम रहेगी कि नहीं रहेगी? सेम टू सेम रहेगी, डिट्टो और धीरी सीधा। अब आ जाओ बेटा किसमें, यहां बताओ, तालाब में, तालाब या समुद्र में संख्या किसकी ज्यादा है? पानी की। पानी उत्पादक है। संख्या किसकी ज्यादा है, जीवों की या पेड़ों की? जीवों की। पेड़ कहाँ है? पेड़ तो है ही नहीं बेटा। हो यहां पर क्या होते हैं, अब ये चीजें आपको थोड़ी सी क्या करनी है, समझ लेनी है। समुद्र में आपको लगता है पेड़ नहीं है, ये गलत लगता है आपको। समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन है। क्या है? फाइटोप्लैंक्टन, पादप प्लवक, शैवाल है, शैवाल। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन जिनको बोलते हैं हम। तो ये जो है इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। इतनी सी जगह पर शैवाल तो दुनिया भर की है, हजारों में लाखों में है। इतनी जगह पर जीव थोड़ी होंगे, जीव नहीं होंगे, लेकिन जीव भी होंगे। तो प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या इससे कम होगी, द्वितीयक उपभोक्ता की संख्या इससे भी कम होगी। विशालकाय जीव जैसे शार्क मछली वगैरह वो क्या है, और भी कम है। तो कुल मिलाकर संख्या क्या हो रही है? घट रही है। संख्या घटती है, और संख्या घटती है ऊपर जाने पर। तो पिरामिड कैसा बना? सीधा ही बना, सबसे ज्यादा संख्या इनकी है। अब पेड़ पे आ जाओ। पेड़ पे तो आपको बता ही दिया मैंने अभी, पेड़ अकेला है, जीव क्या है? ज्यादा है। तो यहां पर पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ये जरूरी नहीं है कि तृतीयक उपभोक्ता मौजूद ही हो, कोई जरूरी नहीं है। खाद्य श्रृंखला हो सकता है दूसरे पर ही क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। खाद्य श्रृंखला दूसरे पर ही क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। या फिर खाद्य श्रृंखला बहुत लंबी भी हो सकती है, और लंबी जब होगी खाद्य श्रृंखला तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि द्वितीयक उपभोक्ता कौन है, तृतीयक उपभोक्ता कौन है। ये एग्जांपल भी एक दो में कराता हूं अभी आपको। ठीक है, तो यहां पर कैसा बनेगा? उल्टा। कैसा बनेगा? उल्टा। तो डायग्राम बना दो ये सारे।
हाँ जी, हो गया। ठीक है, तो ये कौन से हो गए? संख्या पिरामिड। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, जैव भार पिरामिड, बायोमास पिरामिड। बायोमास पिरामिड लिखो। लिखना, यदि किसी, परिभाषा लिखें, यदि किसी पारिस्थितिकी में, यदि किसी पारिस्थितिकी में, यदि किसी पारिस्थितिकी में उपस्थित, यदि किसी पारिस्थितिकी में उपस्थित जीवों के भार के आधार पर, जीवों के भार के आधार पर, जीवों के भार के आधार पर पिरामिड बनाए जाएं, पिरामिड बनाए जाएं, जीवों के भार के आधार पर पिरामिड बनाए जाएं तो उन्हें जैव-भार पिरामिड कहते हैं। जैव-भार पिरामिड कहा जाता है, तो उन्हें जैव-भार पिरामिड कहा जाता है। नियम लिखिए, नियम क्या है? नियम लिखो। पहला नियम, जीवों के भार के आधार पर, जीवों के भार के आधार पर दूसरा नियम, पहला चेंज हो गया, नियम वहां पर संख्या थी, यहां पर क्या आ गया? भार आ गया। दूसरा सेम रहेगा, उत्पादक हमेशा आधार में होंगे, उत्पादक हमेशा आधार में रखे जाते हैं, उत्पादक हमेशा आधार में रखे जाते हैं। सीधे या उल्टे बनने की क्या संभावना है? दोनों की संभावना है, लिख दो। ये सीधे व उल्टे दोनों हो सकते हैं, ये सीधे व उल्टे दोनों हो सकते हैं। सीधे व उल्टे दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा,
अब हमको ये क्या करना है, एग्जाम्पल देखने हैं। एग्जाम्पल देखने के लिए वापस से यही एग्जाम्पल देखेंगे सारे, लेकिन इस बार किसके आधार पर बनाएंगे? संख्या शब्द को हटा दो, इसको हटा दो, संख्या को हटा दो। का जय भारत पिरामिड लिख लो। वन क्षेत्र घने जंगल का जय भारत पिरामिड, तालाब या समुद्र का जय भारत पिरामिड, और यहां पर पेड़ का जय भारत पिरामिड। हाँ जी, घास के मैदान की बात करो, घास का वजन ज्यादा होगा या एक गेड़े का वजन ज्यादा होगा? घास का ही ज्यादा होगा, घास तो बहुत हल्की होती है। घास का मैदान जो है उसमें घास का वजन कम है, लेकिन घास आप एक सीमित देख रहे हो, लेकिन घास का मैदान आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। और घास का मैदान है तो हम ये मान के चलेंगे कि उसमें घास है, ठीक है। ये मान के नहीं चलेंगे, कंडीशन ये नहीं लगाएंगे कि साहब घास ही नहीं हो तो, सूख गई हो तो, ऐसा कुछ नहीं। घास का मैदान मतलब उसमें घास है, और घास है तो उसमें जो जीव घूम रहे होंगे वो घास से ज्यादा संख्या में भी नहीं हो सकते और भार में भी नहीं हो सकते। तो इसका पिरामिड सीधे सीधे कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, लिख दो। और जब घास के मैदान का सीधा बन गया तो वन क्षेत्र और घने जंगल में तो कोई डाउट है ही नहीं, ये तो सीधा बनेगा ही बनेगा, क्योंकि पेड़ जो होते हैं उनका तो वजन अपने आप में क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अब आ जाओ तालाब और समुद्र में। अब दिमाग लगाओ, उल्टा बनेगा कि सीधा? उल्टा। संख्या किसकी ज्यादा है, शैवालों की, फाइटोप्लैंक्टन की, ठीक है। संख्या ज्यादा है, वजन भी ज्यादा होगा क्या? वजन भी ज्यादा होगा क्या? नहीं होगा। यहां पर उल्टा है, यहां पर जो है कैसे है कि ये सूक्ष्म पादप है, माइक्रो पादप प्लांट होते हैं ये, फाइटोप्लैंक्टन वगैरह, इनका वजन हमेशा क्या माना गया है, कम माना गया है, ठीक है। और यहाँ पर एक भी ब्लू व्हेल, शार्क मछली एक भी हुई तो वो बाकी के जीवों से उसका वजन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ये पिरामिड हमेशा कैसे बनते हैं, उल्टे बनते हैं। लिख दीजिए, घास बेटा फाइटोप्लैंक्टन नहीं है। घास जो है, घास की गठरी उठा के देखना है, घास की गठरी उठा के देखना, जो लोग उठा के लाते हैं उनसे पूछो, हाँ ठीक है। और उसकी क्या है, उसकी एक डेंसिटी बहुत होती है घास की, ठीक है। तो ये उल्टा होगा, लिख दो, क्योंकि यहां पर लिख देना, क्योंकि यहां उत्पादक, क्योंकि यहां उत्पादक सूक्ष्म पादपों के रूप में होते हैं, सूक्ष्म पादप होते हैं, माइक्रो प्लांट्स के रूप में है। ठीक है, अब आ जाओ पेड़ की पारिस्थितिकी का जय भारत पिरामिड। पेड़ से ज्यादा वजन हो सकता है क्या? पेड़ से ज्यादा होगा तो पेड़ टूट जाएगा। अगर पेड़ से ज्यादा वजन के जीव उस पर बैठ गए तो पेड़ टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूट जाएगा, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो कैसा होगा? सीधा।
पेड़ से ज्यादा वजन नहीं हो सकता। लिख दो सीधा। जबकि इसका संख्या पिरामिड कैसा बना था? उल्टा। ठीक है, तो ये दो प्रकार के पिरामिड हो गए। कौन कौन से? संख्या पिरामिड और व्यापार पिरामिड। तीसरा लिखिए ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड। हाँ जी, देखो लिखना, यदि किसी पारिस्थितिकी का पिरामिड, यदि किसी पारिस्थितिकी का पिरामिड, यदि किसी पारिस्थितिकी का पिरामिड पारितंत्र में उपस्थित जीवों, पारितंत्र में उपस्थित जीवों, यदि किसी पारिस्थितिकी का पिरामिड पारितंत्र में उपस्थित जीवों के बीच ऊर्जा वितरण के आधार पर, ऊर्जा वितरण के आधार पर, ऊर्जा वितरण के आधार पर बनाया जाए तो इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा पिरामिड कहा जाता है। ऊर्जा पिरामिड कहा जाता है। अब आप सोचो, अभी कुछ ही देर पहले आपको एक क्वेश्चन कराया था, कल मैंने आपको लिखाया था क्या? 10 का नियम। तो 10 का नियम क्या कहता है कि हर पोषण स्तर पर 90% ऊर्जा तो क्या हो जाती है? खर्च हो जाती है, वो हो जाती है। आगे ऊर्जा कितनी जा रही है? केवल 10%। फिर आगे इसका भी 10%, आगे इसका भी 10%। तो ऊर्जा का स्तर तो हर जगह पर क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। इसका मतलब चाहे पारिस्थितिकी किसी की भी ले लो, पेड़ की ले लो, तालाब की ले लो, चाहे घने जंगल ले लो, कहीं भी ले लो, सबसे ज्यादा ऊर्जा हमेशा किसके पास रहेगी? और ऊर्जा का स्तर कम होता जाएगा, ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाएगा। और सबसे कम ऊर्जा किसके पास होगी? तृतीयक उपभोक्ता के पास। तो ये पिरामिड, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। कैसे होते हैं? सीधे ही बनते हैं, चाहे किसी का भी हो। तो नीचे लिखो, नीचे लिखो, लिखना 10 के नियम के अनुसार, 10 का नियम, 10 के नियम के अनुसार किसी पारितंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। अर्थात प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का मान घटता चला जाता है, घटता चला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात यह है कि ऊर्जा का मान घटता जा रहा है, लेकिन आपसे ये कह दिया जाए कि साहब ऊर्जा की काउंटिंग इधर से करो, तृतीयक उपभोक्ता से, फिर ऐसे चलो। ठीक है, तो फिर क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम कर नहीं सकते।
क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऊर्जा का वितरण हमेशा कहां से होगा? उत्पादक से उपभोक्ता की ओर। तो नीचे लिखो, ये बाकायदा कंडीशन होती है। लिखिए पारितंत्र, नियम लिखो पारितंत्र, नीचे इसी में डैश लगा के लिखिए, पारितंत्र में ऊर्जा का वितरण, पारितंत्र में ऊर्जा का वितरण, पारितंत्र में ऊर्जा का वितरण हमेशा, पारितंत्र में ऊर्जा का वितरण हमेशा एक दिशीय, एक दिशीय मतलब यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में, एक दिशीय, एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है, अर्थात ऊर्जा, ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह यानी फ्लो, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा, फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा उत्पादक से उपभोक्ताओं की ओर होता है, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है। तो हम पर एहसान उत्पादकों के है, हमारा कोई एहसान किस पर नहीं है? उत्पादक पर। समझिए, तो यही है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता किस पे एहसान करता है? द्वितीयक पर, द्वितीयक तृतीयक पर। समझिए, तो ये किस तरीके से काम चलता है। अच्छा, एक और चीज नोट डाल के लिखना, नोट डाल के, ये मान लीजिए कोई पारितंत्र है, घास का मैदान है, तालाब है, कुछ भी मान लो, घास का मैदान मान लो, इसे तालाब मान लो, समुद्र मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। एक चीज आप इसमें सोचिए, दो चीजें हैं, एक ऊर्जा, एक द्रव्यमान, मास। ये आपको किसी किताबों में नहीं मिलेगा, इनमें नहीं मिलेगा, जो आपको गाइड जो दे रखी है उनमें नहीं मिलेगा। हाँ, बीएससी की किताबें किसी ने पढ़ी उनमें, क्योंकि उनमें डिटेल में है पूरा। बताओ, ऊर्जा और द्रव्यमान की बात करें हम, तो ये जो पारितंत्र है, चाहे भले ये तालाब का है, घास का है, किसी का भी है, ऊर्जा के लिए या द्रव्यमान के लिए आपसे पूछेगा कि ये खुला पारितंत्र है या बंद पारितंत्र है। इसका पहले तो मतलब समझे कि खुले का मतलब क्या है, बंद का मतलब क्या है। खुला पारितंत्र का मतलब, अगर खुले पर हम विचार करें ऊर्जा द्रव्यमान के लिए, तो खुले का मतलब है कि इसमें से ऊर्जा जा भी सकती है और आ भी सकती है। और बंद का मतलब यह है कि बंद मतलब बंद है, ना जा सकती है ना आ सकती है। बताओ, क्या बंद है और क्या खुला है? क्या? तो पूरा सेंटेंस बोल, किसके लिए? ऊर्जा के लिए, द्रव्यमान के लिए। ऊर्जा के लिए बंद है, खुला है, और दोनों के लिए खुला है, ओपन चैलेंज है। देखो सुनो, एक चीज समझो, सूर्य से कौन सी ऊर्जा आती है? प्रकाश ऊर्जा आती है। और इससे फिर क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से एटीपी अणु बनते हैं, एटीपी अणु के रूप में ऊर्जा बनती है, जो कि ऊर्जा का क्या है? रासायनिक रूप है। कैसा रूप है? रासायनिक रूप है।
और इसका ये जीव क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जीव की कोशिकाएं उपयोग करती हैं। समझिए। अब ये जो जीव मर जाएगा या इसने जो ऊर्जा कंज्यूम की, खपत की ऊर्जा की, वो ऊर्जा यहीं पर क्या करती रहेगी, घूमती रहेगी, या बाहर भी जा सकती है, बाहर भी जा सकती है, रिसाइकिल होकर वो किसी भी दूसरे फॉर्म में क्या कर सकती है, बाहर जा सकती है। लेकिन ये जो जीव का विकास हुआ, ये जो जीव बना, ये यहीं पर हम कहते हैं पंच तत्वों से, लेकिन वास्तव में कई सारे तत्व होते हैं जो इसको बनाते हैं। ये जीव जो बना, यहीं से सारे तत्व इसमें मिले, तब ये बना, यहीं से इसका विकास हुआ, और मरने के बाद वो सारे तत्व यहीं पर रह जाएंगे। तालाब में है तो तालाब में, समुद्र में तो समुद्र में, सब वही रह जाएंगे। तो ध्यान रखिए, द्रव्यमान द्रव्यमान जो है, इसके लिए पारितंत्र क्या होते हैं, बंद होते हैं, लेकिन ऊर्जा के लिए क्या रहते हैं, खुले रहते हैं। ऊर्जा का आवागमन हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान का आवागमन नहीं होता है। जो द्रव्यमान यहाँ पर है जीव का, वो यहीं पर रहेगा। द्रव्यमान ना तो कम होता है ना ज्यादा, केवल क्या होता है, रूप बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, रूप बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, शरीर बनते हैं, बिगड़ते हैं। शरीर इसलिए क्या कहते हैं, नश्वर है, लेकिन ऊर्जा अमर है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होगी, ऊर्जा आती रहती है, जाती रहती है। समझिए बात, ऊर्जा से दुनिया चलती है, हमारा शरीर ही नहीं, पूरी दुनिया किससे चल रही है, ऊर्जा से चल रही है। आज आपके चारों ओर जितनी भी फैसिलिटी है, सब किससे चल रही है, ऊर्जा से। आप खुद किससे चल रहे हो, ऊर्जा से। ऐसी कोई चीज नहीं है जो बिना एनर्जी के ऑपरेट हो सके, कार्य कर सके। बिना ऊर्जा के कोई भी वस्तु, चाहे भले वो जैविक हो चाहे अजैविक हो, कार्य नहीं कर सकती, ऑपरेट नहीं हो सकती। समझिए बात। तो पारितंत्र हमेशा ध्यान रखिए, नोट डाल के लिखिए, प्रत्येक पारितंत्र ऊर्जा के लिए एक खुला तंत्र होता है। प्रत्येक पारितंत्र ऊर्जा के लिए एक खुला तंत्र होता है। प्रत्येक पारितंत्र ऊर्जा के लिए एक खुला तंत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। जबकि जबकि ये पारितंत्र द्रव्यमान के लिए, जबकि ये पारितंत्र द्रव्यमान के लिए एक बंद तंत्र होते हैं, क्लोज्ड सिस्टम। जबकि ये पारितंत्र द्रव्यमान के लिए या द्रव्यमान के संदर्भ में बंद तंत्र होते हैं, क्लोज सिस्टम होते हैं। ठीक है, ये आपका इकोलॉजी वाला जो पार्ट है, जिसकी मेन चीजें जितनी भी आपके एग्जाम में आती है वो हो गई है। एक और चीज लिखेंगे हम यहाँ पर, एक और परिभाषा लिखो, फिर इसको क्लोज करेंगे। लिखो, कीस्टोन प्रजाति, कीस्टोन प्रजातियां। ये कई बार पूछा गया है, कीस्टोन स्पीशीज, कीस्टोन प्रजातियां। बताओ भाई, कौन बताएगा? बताओ जल्दी, किसी को जो भी आइडिया हो। पारिस्थितिकी में कीस्टोन प्रजाति का क्या मतलब होता है? कीस्टोन प्रजातियां, जंगल में जो शेर है वो कीस्टोन होता है। वेरी गुड है। प्रजाति जो सबसे मजबूत हो, जिस पर आसपास की प्रजातियां निर्भर होती हैं। वेरी गुड, ये पॉइंट अच्छा था, ये बढ़िया था गुरु। हाँ, और कोई? वेरी गुड, ये और भी बढ़िया था गुरु।
ये और भी अच्छा था। वो बैलेंस रहता है। देखो नाम से पता चल रहा है की स्टोन, इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या है, महत्वपूर्ण तो है। क्या है? महत्वपूर्ण है। ये प्रजाति जो होगी वो क्या क्या होगी, इसकी इंपॉर्टेंस होगी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ये बच्चे, ये बच्चियां दोनों, बच्चों ने तो बोला ही नहीं नालायकों ने। तो इन्होंने जो बताया एकदम सही बताया। पारिस्थितिकी में कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं, चाहे भले ही उनकी संख्या कितनी भी हो, कम हो या ज्यादा हो, संख्या मैटर नहीं करती। संख्या कितनी भी हो, उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। और अगर वो प्रजातियां उस पारिस्थितिकी में कम होने लग जाए, वो प्रजातियां उस पारिस्थितिकी में कम होने लग जाए, घट जाए, तो उस पारिस्थितिकी का संतुलन बिगड़ जाता है। वो पारिस्थितिकी पतन की ओर अग्रसर हो जाती है, वो पारिस्थितिकी पतन की ओर अग्रसर हो जाती है। तो उनको क्या कहते हैं हम? कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। अब जैसे मान लो एक घास का मैदान है या घना जंगल है। अब इस घने जंगल में अगर आप कहते हो कि साहब शेर डरावना होता है, लेकिन शेर नहीं होगा ना, तो ये पारिस्थितिकी बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसका कारण सुनो, उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, और फिर तृतीयक उपभोक्ता के रूप में क्या है, शेर है। ठीक है, शेर से नीचे देखो आप तो भेड़िया है, ठीक है, गीदड़ है। ये चीजें है कि नहीं है? प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में क्या है, गाय है, बकरी है, जो भी। अगर मान लो शेर ना हो इस प्रजाति में, तो भेड़िया क्या होंगे, मर जाएंगे कि नहीं मरेंगे? वह मरेंगे नहीं, बढ़ जाएंगे। अगर शेर ना हो तो इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि ये इनको क्या कर देंगे, खत्म ही कर देंगे, इनको खत्म कर देंगे, खा जाएंगे पूरी तरह से। और जब इनको खा जाएंगे तो पारिस्थितिकी का क्या हो गया, बैलेंस समाप्त हो गया। पारिस्थितिकी भी बचेंगे क्या, केवल उत्पादक बचेंगे। समझिए बात। अगर मान लो द्वितीयक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता, इसकी संख्या कम होती है। ध्यान से सुनो एक चीज, द्वितीयक उपभोक्ता भेड़ियों की संख्या कम होती है, तो तृतीयक उपभोक्ता में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता को भी आता है, इसके पास अवेलेबल हो। तो इनमें इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है, इसमें इनकी इंपॉर्टेंस भी इतनी ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, शेर की। इसने बैलेंस कर रखा है, ये इनको भी खाता है, इनको भी खाता है, इनकी संख्या बैलेंस करके रखता है, बढ़ने नहीं देता। समझिए, एक की ज्यादा बढ़ी तो पूरी पारिस्थितिकी का बैलेंस खत्म हो गया और पारिस्थितिकी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये तो हमेशा ही कीस्टोन है। कौन? उत्पादक। ये तो हमेशा ही कीस्टोन है, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। समझिए बात। तो इस तरीके से है। तो कीस्टोन प्रजाति वो होती है जिनकी संख्या भले ही पारिस्थितिकी में कम या ज्यादा हो, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा होती है, उनका महत्व इतना ज्यादा होता है कि उनकी कमी होने पर या उनके ना होने पर पारिस्थितिकी का संतुलन बिगड़ जाता है, पारिस्थितिकी पतन की ओर अग्रसर हो जाती है। उनको क्या कहते हैं, कीस्टोन प्रजाति। लिख दीजिए, लिख दीजिए, किसी पारिस्थितिकी में उपस्थित ऐसी प्रजातियां, किसी पारिस्थितिकी में उपस्थित ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या भले ही कम या ज्यादा हो, जिनकी संख्या भले ही कम या ज्यादा हो,
कम या ज्यादा हो, परंतु उनका पारिस्थितिकी में महत्व बहुत ज्यादा होता है, उन्हें कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। उन्हें कीस्टोन प्रजाति कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, यदि किसी पारितंत्र में कीस्टोन प्रजातियों की संख्या कम हो जाए या इनकी अनुपस्थिति में पारितंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है। पारितंत्र पतन की ओर अग्रसित हो जाता है। उदाहरण लिखो नेक्स्ट लाइन से, जैसे कि घास के मैदान या जंगलों में शेर, चीता आदि कीस्टोन प्रजाति होते हैं। शेर या चीता आदि कीस्टोन प्रजाति होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने धैर्य रखा, मुझे सुना।